मैं विनोद वर्मा, EMIC 12 आप सभी लोगों का कॉमर्स केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम सेकेंडरी क्लास के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में वही यूनिट पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट बताएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जो ठोस का जो है क्या है वर्गीकरण देखेंगे। तो पहला इसका हम क्लासिफिकेशन का बेस लेते हैं ए ऑन द बेसिस ऑफ arrangement of constituting units। ये कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स यानी घटक इकाइयां, यानी जिनसे वो बना है उनके व्यवस्था क्रम के आधार पर जो है कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इस चीज को हमें देखना है। तो इस बेस पर यदि कि घटक कणों के या घटक इकाइयों की व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तो इसमें पहला टाइप का होगा जो सॉलिड होगा, उसको कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है अक्रिस्टलाइन या एमार्फस। सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस। जी अब हम पहला चलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये क्या होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस ये क्या होते हैं, इसके बारे में देखना है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं, ये इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है, जैसे आयनिक सॉलिड्स में होता है। तो ये क्या होता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, ये देखिए जो ये कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है रेगुलरली होता है, यानी गैप बिटवीन टू यूनिट्स रिमेन सेम ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम वन टू अनदर डायमेंशन। तो इस तरह करके क्या होता है कि ये यूनिट्स होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है।
इसका मतलब अगर हम इधर से इधर की तरफ मूव करें, इस तरह से इधर चले, तो सारे जो है कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट्स इसमें पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। और अगर कोई किसी भी लाइन के क्रॉस अगर हम इसको इस तरह से चलते हैं, अगर पहले कोई पार्टिकल यूनिट नहीं पढ़ा तो फिर अलॉन्ग होल लेंथ कोई भी पार्टिकल नहीं पढ़ सकता। तो ये होता है, कह सकते हैं जिसको ये रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसी तरह से अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी चले तो अगर पार्टिकल पढ़ा है तो पड़ेगा इस तरह करके। और इसी तरह से अगर हम क्या है कि अगर हम वर्टिकली भी इस तरह से भी चले तो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल क्या है कि देखिए, अगर पहला पढ़ा है तो उसके लाइन में कई सारे पार्टिकल, सभी पार्टिकल इसको जो है क्या है जरूर इस पर लाई करेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। वास्तव में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये जो है ट्रू सॉलिड्स होते हैं, यानी वास्तव में ठोस जो होती है ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस की एक बात और होती है, वो ये जो है क्या है कि एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी जो है क्या है कि और ऐसे सब्सटेंस को हम एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस भी कहते हैं। और ये फिनोमेनन जो है, जो प्रॉपर्टी है उनको एनआइसोट्रॉपी कहलाती है, यानी विषम रूपता। अब विषम रूपता में क्या है, जैसे कोई हम सॉलिड्स क्रिस्टलीय सॉलिड की बात करते हैं, ये चीज कैसे लेते हैं। अब देखिए इसमें जो है क्या है, हर एक डायरेक्शन में कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो भौतिक गुण है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग या डिफरेंट होती है। यही जो प्रॉपर्टी है वह एनआइसोट्रॉपी कहलाती है। और ऐसे सब्सटेंस या सॉलिड्स जो होते हैं एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कहलाते हैं। यानी अगर हम जैसे कौन कौन से इसमें है हो सकते हैं, जैसे पहले क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, ये चीज थर्मल कंडक्शन है या कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, और इसे क्या है मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ये सब चीजें करके हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये सब क्या होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं। यानी इधर से इधर तरफ चलेंगे तो कुछ और होंगी यही सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इधर से इधर की तरफ दूसरी डायरेक्शन में चलेंगे, डायमेंशन में चलेंगे तो यही जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सारी वो डिफरेंट होंगी। तो कहने का मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो एनआइसोट्रॉपी कहलाती है। मतलब क्या है, जो ऊष्मा चालकता है इस दिशा से इस दिशा में चलने पर इस ठोस में क्या होता है कि कुछ और होगी, इस दिशा से इस दिशा में जाएंगे तो और होगी। जो थर्मल कंडक्शन है यानी जो ऊष्मीय चालन है या चालकता है वो इधर कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी। इसी तरह से जो यांत्रिक या जो तन्य क्षमता जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तन्य क्षमता या तनन क्षमता जो होती है यानी कि हार्डनेस, वो इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में कुछ होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जिसको कहते हैं अलग अलग डायमेंशन में डिफरेंट होती है। तो ये चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है, ये एनआइसोट्रॉपिक होती है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप का जो सॉलिड है एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड एमार्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए ये वास्तव में जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, यानी वास्तविक ठोस नहीं होते, क्योंकि इनमें जो क्या होता है कि ये वास्तव में ये लिक्विड है, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड या अतिशीतित द्रव जो होते हैं वो कहा जाता है। तो ये इसलिए ट्रू सॉलिड्स या वास्तव में सॉलिड्स यानी ठोस नहीं होते। इनमें जो
कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट या कंपोनेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर नहीं होता है। ये देखिए इस तरह से करके ये कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स का अरेंजमेंट है। इस तरह ये इनका अरेंजमेंट है। अब देखिए हम अगर किसी भी डायरेक्शन में चले तो देखिए कि कोई पार्टिकल पड़ता है, ये देखिए इस तरह से कोई नहीं पड़ा, फिर एक कहीं इस तरह से पड़ा, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा नहीं था। तो ये चीज ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, इरेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स का या कंपोनेंट्स का, जिससे वो बना हुआ है क्रिस्टल्स। तो ऐसे को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, या जो है क्या है कि जो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते यानी सुपर फ्लूइड लिक्विड है, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे रबर है, फाइबर है ना, ग्लास है, ये इस तरह से इसमें ये करके आते हैं। अब ये जो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं। आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स की वही चीज है कि जो अभी हम सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए थे, सच एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, these properties are similar in all dimension या any dimension. This property is known as isotropy and such solids are known as isotropic solids. तो ये क्या होते हैं कि ऐसे ठोस में जो है सभी डायरेक्शन में सभी विमाओं में चलने पर जो भौतिक गुण हैं, उष्मा चालकता, वैद्युत चालकता, तन्य क्षमता, अपवर्तनांक, ये सारे जो है सभी डायरेक्शन में सेम होते हैं। यानी लाइट इधर से इधर पास करो चाहे इधर से इधर पास करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो क्या होगा सेम होगा। तो ये एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं। तो ये हुआ। अब हम दूसरा बेस देखते हैं कि जिस आधार पर उसको जो है क्लासिफाई किया गया है। दूसरा हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ components, on the basis of components and interaction. Interaction in units. यानी घटक कणों के आधार कैसे उसको जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी ये वर्गीकरण उस बेस पर है कि घटक कण किन किन चीजों से बने हुए हैं इस पर, और उनके बीच कैसा जो है अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कैसा आकर्षण बल लग रहा है, कैसा बॉन्ड है, बंध कैसा है, इस बेस पर जो है क्लासिफाई किया जा सकता है इनको। अब जैसे हम सबसे पहले इसमें हम चलते हैं आयनिक सॉलिड्स। या आयनिक ठोस। देखिए आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। इसीलिए इस सॉलिड को हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। और इसमें जो है क्या होता है, एक ये इसका मतलब है कि इसमें कैटायंस और एनायंस ये इस तरह करके होते हैं, ये इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं। और ये है
पहले जैसे मान लो इसका अरेंजमेंट जो होता है, ये कैटायंस है, ये एनायंस है, ये कैटायंस है, फिर ये एनायंस है, फिर ये देखिए कैटायंस है, इस तरह करके इनका अरेंजमेंट होता है। इसमें मैं देखिए लिखा है, ये जो कैटायंस है ये स्मॉल साइज का लिखा है, एनायंस बड़ा साइज का लिखा है, इसका जो सर्किल है। कि जानते हो कि जो कैटायन होता है जब इलेक्ट्रॉन यूज करके कैटायन बनाता है तो अपना साइज अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा छोटा हो जाता है, उसके अपोजिट उसी तरह से जो एनायन बनता है तो साइज बड़ा हो जाता है। तो अब इसमें देख रहे हैं कि हर एक कैटायन अपने चारों ओर से एनायन द्वारा सराउंडेड रहता है और हर एक, ये देखिए ये एनायंस है, ये चारों ओर से जो है क्या है कैटायंस के द्वारा जो है क्या है कि सराउंडेड होता है और इसके द्वारा वो अट्रैक्टेड होता है। और हर एक कैटायन, ये देखिए चारों ओर से जो है क्या एनायंस द्वारा सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। इसलिए जो है क्या है कि इनके बीच जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का होता है। इसमें क्या है दो आयनों के बीच जो बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होता है माने तो उसमें जो है क्या है आयनिक बॉन्ड्स बनता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये होते हैं तो हमारे आयनिक साइड्स। ये देखिए इस तरह करके ये ऐसे होंगे। ये इस तरह से क्रिस्टल लैटिस इनका बना होगा, इस तरह से ये सॉलिड्स इस तरह से होंगे। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इनके बीच जो अट्रैक्शन है और जो क्या वो कहलाएगा इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बॉन्ड बनाता है आयनिक बॉन्ड से बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये आयनिक सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ये इस तरह से ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक। तो इससे ये हो गया आयनिक सॉलिड्स। अब हम जो चलते हैं कि दूसरा मेटेलिक सॉलिड्स। देखिए मेटेलिक सॉलिड्स में जो क्या होता है यानी धात्विक ठोस जो होता है, लेते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। धात्विक ठोस इसमें देखिए जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं यानी जो घटक कण हैं वो धातुएं होती है। आप सोचते होंगे जो धातुएं हैं इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैटायन बनाएंगे, तो सभी कैटायन है यानी धनायन है तो कैसे एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। इस पे दो सवाल उठेगा ही कि जब डिफरेंट होते हैं आयन एक प्लस एक माइनस का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन मेटेलिक सॉलिड में यहाँ पे जो देख रहे हैं कि दोनों सभी जो है क्या है कि सेम नेचर के मेटल ही होते हैं, कलर कैटायन होते होंगे तो कैसे एक दूसरे से बंधे होते हो तो जो है रिपल्सिव फोर्स के कारण जो है अलग हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स हैं, इस तरह करके और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या है इस बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं और खुद जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैटायन बन जाता है। अब देखिए यही जो है क्या है कि सभी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स में जो है प्रोसेस होती है, सभी कैटायन बन गए और जो इनसे जो है क्या है कि रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है क्या है कि इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में एक गैप में जाकर के आकर के जो है रुक जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये इस तरह से इसका क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। ये देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं। ये देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये और अगले वाले भी लूज कर सकता है। ये देखिए ये सब तो ये जो चार्ज देख रहे हैं जो ये बना रहा है, ये स्पेस बना रहा है, इस स्पेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन पूल। इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए हुए हैं फ्रॉम
कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स इन एज मैटर, यहाँ से आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन पूल कहलाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब ये जैसे ये कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स है यानी कि कैटायन है, तो ये सभी ओर से अट्रैक्टेड है, ये इंटरेक्शन इस पे कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सभी ओर से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है रिजल्टेंटली जो ये कैटायंस है वो क्या है कि अट्रैक्शन हमें हमेशा रहता है, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन पूल और इंटरस्टेशियल स्पेस। तो इस तरह से भी ये जो है स्टेबल स्टेट में रहते हैं। और इसमें जो मेटेलिक सॉलिड्स जो कहा जाता है कि ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो यही इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं ये मूव करते हैं, और इनके मूव करने से ट्रांसलेटरी मोशन करने से इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी भी मेटेलिक सॉलिड्स में या वायर में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है। अब हम तीसरे टाइप का सॉलिड लेते हैं, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस में जो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं, और उनके बीच जो बॉन्ड होता है यानी जिससे वो कंपोनेंट्स बने होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध होता है। इसीलिए इस सॉलिड को हम इस ठोस को सहसंयोजी ठोस या कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम इसका एग्जांपल मेरे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये इसके एग्जांपल। डायमंड में क्या होता है, कार्बन है, इसके चारों तरफ इस तरह करके अगर हम ये ऐसे ये देखिए फिर कार्बन होता है इस तरह करके। तो एक कार्बन के 3 डायमेंशनल रीजन में 2 और कार्बन टेट्राहीड्रन के कार्नर पर लाई करते हैं, यानी इसमें जो क्या होगा sp3 हाइब्रिडेशन होता है, और बॉन्ड एंगल जानते हैं 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, और इनको अगर हम ज्वाइन करें कार्नर को तो ये देखिए क्या है, ये टेट्राहीड्रन से आएगा। तो इस तरह से डायमंड का होता है, इसी तरह से सभी आगे भी इस तरह से जुड़े होंगे, कनेक्ट होंगे। ये हो ग्रेफाइट में भी इसी तरह से उसमें हाइब्रिडेशन डिफरेंट होता है, और sp2 हाइब्रिडेशन होगा, इसमें हर एक कार्बन डबल बॉन्ड रखेगा, वो तो बात दूसरी, इसका एग्जांपल हमने बताया। तो ये कोवैलेंट सॉलिड होते हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये जैसे क्या है, ये कोवैलेंट सॉलिड है, यदि सहसंयोजी ठोस है। और एक हम चौथा लास्ट का करते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस। आणविक ठोस, आणविक ठोस जैसा कि नहीं है, तो इसका मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो अणु होंगे, और मॉलिक्यूल के बीच अब देखिए एक मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरह से बॉन्डेड होगा। तो जाहिर सी बात है उसमें जो बॉन्ड होगा कोवैलेंट ही बॉन्ड होगा, यानी कि जिसको डाइपोल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। इस वजह से भी वही बॉन्ड इसमें या वही अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिससे कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूलर जो यूनिट्स होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। अब देखिए इसमें ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, आणविक ठोस हैं, इनको हम 3 में डिवाइड किए हैं, जैसे पोलर सॉलिड्स, दूसरा नॉन पोलर सॉलिड्स, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स, यानी ध्रुवीय ठोस। देखिए ध्रुवीय ठोस में कैसे क्या होता है, इसमें
इसमें जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड इसका एग्जांपल लें और HCl ये भी ले सकते हैं, लेकिन सॉलिड ये इसके एग्जांपल तो हो सकते। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम SO2 की बात अगर देखें तो देखिए इस तरह से करके होता है, ये इस तरह करके हैं, लोन पेयर बचे होंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके ऐसे से। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, उसी तरह से ये पार्शियली नेगेटिव होगा। और इसमें जो डायपोल मोमेंट के है इसका वो सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ होगा, इसमें जो डायपोल मोमेंट होगा फिर सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक, तो इसमें दो इस तरह, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा जाहिर से दोनों के बीच में होगा, तो ये इसका जो है रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिजल्टेंट इसका जीरो नहीं है, यानी समथिंग है, कुछ है, इसलिए ये जो क्या है कि ये हमारा पोलर नेचर का सॉलिड्स हुआ। तो इस तरह की तो पोलर सॉलिड्स में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स के तो बने हो लेकिन उनके बीच जो उनका नेचर कैसा हो वो पोलर नेचर का हो, यानी कि सारे जो डायपोल मोमेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो ना हो। तो ऐसे सॉलिड्स को क्या बोलते हैं हम? पोलर सॉलिड्स कहते हैं। अब हम चलते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स, यानी अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस का मतलब है कि जो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन मॉलिक्यूल अध्रुवीय हो, यानी कह सकते हैं सेम एटम का बना हो। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें Cl2 सॉलिड्स, H2 सॉलिड्स, I2 सॉलिड्स, Br2 सॉलिड्स, इसका वजह Cl2 है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये देखिए Cl, अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो इसके बीच डायपोल मोमेंट इसमें नहीं होगा। इसका मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो है, और जिनके मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर है, यानी अध्रुवीय है। तो अगर ऐसे सॉलिड्स जो सिमिलर एटम्स के बने हुए मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो बना हुआ है तो वो नॉन पोलर नेचर का होगा, इसलिए उसके बीच बॉन्ड जो भी है वो भी नॉन पोलर होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ये देखिए इस तरह करके, तो इसलिए इसको हम नॉन पोलर सॉलिड्स कहते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट का हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स के तो बने हैं नहीं, अणुओं के बने हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बने हुए, उदासीन अणुओं के बने हुए उनकी लेकिन उसमें साथ साथ हाइड्रोजन बंध पाया जाता हो, तो ऐसे सॉलिड्स को हम हाइड्रोजन बंधित ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में H2O सॉलिड्स, तो HF जैसे है ये सॉलिड्स में। अब देखिए HF में क्या होता है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड इस तरह करके है, ये पोलर मॉलिक्यूल इस तरह करके होंगे इसके, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब देखिए क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है जो दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास में आया है, तो ये जो क्या है कि एक वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा लिंक हो जाता है। इसी को हम जो है बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है इसीलिए ऐसे सॉलिड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, तो ये जिग जाए शेप में जो है दिखेगा, तो ये चीज होते हैं ये चीज। थैंक यू फॉर दिस एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू लुक अप। थैंक यू।